टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और आज इस चैप्टर में हम जो टॉपिक लेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट वाला जो टॉपिक है ये कुछ बुक्स ने अल्टरनेटिंग करंट्स में शामिल किया हुआ है, कुछ बुक्स ने इसे ईएम वेव्स में शामिल किया है, बट एनसीईआरटी में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही दिया हुआ है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली ही चल रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एम्पियर सर्कुलर लॉ या एम्पियर का जो स्टेटमेंट था वो क्या था। तो एम्पियर्स ने स्टेटमेंट दिया था दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज कर्व, दिस इज द बी डॉट डी एल, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू दैट सरफेस। उस सरफेस के, उस क्लोज सरफेस के अक्रॉस जितना करंट पास कर रहा है उसका म्यू नॉट टाइम्स बी डॉट डी एल के बराबर होगा। लेकिन ये जो इक्वेशन थी ये सिर्फ स्टडी करंट के लिए वैलिड है कि जहाँ पर करंट जो है कांस्टेंट रेट पे जा रहा है, एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है और उसके लिए आपने ये वाला रूल लगा दिया, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा दिया और आपके पास ये इक्वेशन आ गई। लेकिन कैपेसिटर की अगर हम बात करें यानी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ये सर्किट लिया है, कंसिडर किया है, और इसमें ये प्लेट 1 एंड प्लेट 2 जो है ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। यहाँ ये कैपेसिटर है जिसको हमने एक्सटर्नल सोर्स डीसी सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो जब आप यहाँ अगर कोई की होता है या हम जब सर्किट में करंट जब फ्लो कराना शुरू करेंगे तो जैसे ही की क्लोज करेंगे करंट फ्लो करेगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा। जब हम इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, उस ड्यूरेशन में जो करंट था यहाँ पर इस लूप में, और करंट हमने दो लूप कंसीडर किए, एक L1 और एक L2। एक तो किया लूप इन बिटवीन दी प्लेट्स और एक लूप हमने कंसिडर किया आउटसाइड यानी बिफोर दी फर्स्ट प्लेट। और फर्स्ट प्लेट पर जो लूप हमने L1 कंसिडर किया है, फॉर L1 लूप L1 आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ वैलिड हो गया, क्योंकि उसके क्रॉस तो हम कह सकते हैं कि B डॉट डी एल है, क्लोज लूप हमारे पास था और इस लूप L1 के क्रॉस आपके पास करंट म्यू नॉट आई फ्लो कर रहा था। लेकिन जब हम लूप L2 की बात कर रहे हैं, फॉर लूप L ऑफ 2, अब आपके पास B डॉट डी एल क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई करंट कैरिंग वायर है ही नहीं, यहाँ कोई करंट पास नहीं कर रहा। तो अगर कोई करंट पास नहीं कर रहा तो इसका मतलब एम्पियर सर्कुलर लॉ फेल हो गया वहाँ पे। तो दोनों लूप्स जो हैं वो L1 और L2 वो इनफाइनाइटली क्लोज हैं। हमने जो माना कैपेसिटर की प्लेट के इस तरफ और कैपेसिटर की प्लेट के उस तरफ, तो जो प्लेट्स होती हैं वेरी थिन होती हैं, तो हमने इन क्लोज लूप्स को काफ़ी क्लोज माना है, बावजूद उसके एक इक्वेशन वैलिड हो गई और दूसरी इक्वेशन इनवैलिड हो गई। तो मैक्सवेल्स पुट फॉरवर्ड हिज आर्ग्यूमेंट कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है इट नीड सम लॉजिकल मॉडिफिकेशन, उसके अंदर कोई लॉजिकल इनकन्सिस्टेंसी आ रही है जिसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। और फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल्स ने जो आर्ग्यूमेंट दिया था उसके मुताबिक अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड induces an electric field and hence a changing electric field must induce a magnetic field। हमने अब तक जो पोर्शन आपने पढ़ा है उसमें आपने ये पढ़ा था कि अगर हम देखते हैं कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट की वजह से सर्किट के अराउंड या करंट वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। हमने ये पढ़ा कि जब हम बाहर मैग्नेट को टुवर्ड्स और अवे लेके जाते हैं यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराते हैं उसकी वजह से करंट सेटअप हो जाता है। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा रही है क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करा रही है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कराएं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट इंड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होनी चाहिए। और इस फील्ड को ही कहा गया, इस फील्ड की वजह से जो करंट आया उसको ही बोला गया डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी मैक्सवेल्स के पॉइंट से बाहर जो करंट वायर के अंदर फ्लो कर रहा है वो तो कहलाता है कंडक्शन करंट, और जो अंदर फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसको करंट कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट, और ID से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाहर वाले पोर्शन में IC और अंदर वाले पोर्शन में ID। अब यहाँ क्या कहा गया कि जब आपने की को क्लोज किया और बैटरी ने करंट सप्लाई दी, पोटेंशियल प्रोवाइड किया, तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ। जब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेट होने लगे, यानी कि इसके और इस प्लेट के बीच में
एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, क्योंकि चार्ज अभी आता ही जा रहा है और कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है। तो हम कहते हैं कि अगर दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए उसका जो रिलेशनशिप हमने ये पहले सबसे फर्स्ट चैप्टर में हमने निकाला था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन सिग्मा को हम क्या डिफाइन करते हैं, चार्ज अपॉन एरिया, तो ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए। लेकिन हम बोल रहे हैं कि जो फील्ड है, जो चार्ज है, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो लेट अस से ऑन द कैपेसिटर प्लेट चार्ज इज इंक्रीजिंग विद टाइम। सो एज चार्ज इज इंक्रीजिंग with time, so we can say that dq is equal to I dt। सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, बट मैंने लिख दिया डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। बट हेयर द फील्ड इज चेंजिंग, फॉर चेंजिंग फील्ड सो अगर आप फील्ड चेंज कर रहे हैं तो आपके पास डी ई आ जाना चाहिए, डी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, और डी क्यू को तो हमने आई डी टी एक्सप्लेन कर दिया, तो दिस इज़ योर आई डी टी बाय एप्सिलॉन नॉट ए, और यू मे सिंपली राइट डी ई बाय डी टी इज इक्वल टू आई बाय एप्सिलॉन नॉट ए। सो लेट मी टर्न द पेज नाउ। So here I have written the equation again, dE by dt is equal to I epsilon naught A, और हमने इसको रीअरेंज कर दें तो I को इधर रख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट A dE by dt, विच अगेन you can take inside। सो करंट आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा d by dt ऑफ EA, और इसी को हम एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कौन सा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। एंड दिस करंट इज बेसिकली डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये किस वजह से आई है, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये स्टडी करंट की वजह से नहीं होती है, मतलब हम कहते हैं कि करंट जब वायर के अंदर फ्लो करता है तो किसकी मूवमेंट की वजह से फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ द चार्ज मूवमेंट। तो हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि अब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जो टोटल करंट सर्किट के अंदर थ्रेड होना चाहिए वो दो रीजन से होना चाहिए, एक बिकॉज ऑफ द चार्ज मूवमेंट और दूसरा बिकॉज ऑफ द फील्ड वेरिएशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से भी एक करंट डेवलप हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। So we can simply conclude that the total current now would be because of the convection current, जो बिकॉज ऑफ आपको कंडक्शन की वजह से मिल रही थी, एंड बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। सो इस करंट को ही हम आई डी बोल रहे हैं। अभी मैंने यहाँ कैपिटल में लिख दिया, तो लेट मी राइट इन द स्मॉल। So these two sum total will give you, and if you write down the expression, then your IC plus epsilon naught d phi by d of t, and these two combined together will now create the magnetic field according to the Ampere circuit law। तो ये Ampere circuit law का हो गया। तो मैक्सवेल्स ने कहा कि that the Ampere circuit law need to be modified, and the modified law is this। so नीचे जो स्टेटमेंट दे दिया है, तो ये क्या कह रहा था, आपका मॉडिफाइड लॉ है ये, लॉ ऑफ एम्पियर्स। एम्पियर्स लॉ का जो था ये मॉडिफाइड लॉ अब हमें मिल गया, लेकिन ये निकाला किसने था, गिवन बाय मैक्सवेल। ये मैक्सवेल ने दिया था, एंड उन्होंने कहा कि अब करंट जो है वो सिर्फ बिकॉज ऑफ कंडक्शन नहीं हो रही, बल्कि वो बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। डिस्प्लेसमेंट करंट किस वजह से आ रही है, बिकॉज ऑफ द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दे बोथ टुगेदर, दीज टू करंट्स टुगेदर विल नाउ क्रिएट द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। तो किसी भी कॉइल या सर्किट के अराउंड जो आप मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिर्फ एक कंडक्शन करंट की वजह से ही नहीं है, बल्कि वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से भी मिल सकती है। और मैक्सवेल्स ने इसी के साथ अपनी कुछ इक्वेशंस दी, 4 इक्वेशंस उन्होंने दी। तो मैं वन बाय वन एक को रीड करते हैं एंड आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज़ अबाउट द एम्पियर्स मैक्सवेल्स सर्किटल लॉ। जितने भी मेन पॉइंट थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए, तो वही स्टेटमेंट है जो अभी अभी हमने डिराइव की
यही स्टेटमेंट को एम्पियर्स सर्कुलर लॉ का फर्स्ट लॉ कहा जाता था, यानी उन्होंने जो 4 इक्वेशंस दी थी उनमें से फर्स्ट इक्वेशन ये थी। सेकेंड इक्वेशन जो है वो आपकी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आप एक आइसोलेटेड चार्ज को इनक्लोज करते हो किसी सरफेस में तो वो किसके बराबर होगा, ई डॉट डी एस, तब उस वक्त 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज हो जाएगा। लेकिन यही लॉ अगर हम मैग्नेटिज्म में अप्लाई करें, यानी गॉस थ्योरम अगर मैग्नेटिज्म में अप्लाई करें तो यू विल फाइंड दैट बी डॉट डी एस इज 0। अब ये दोनों लॉज जो है ना ये अपने आप में कुछ कंफर्म कर रहे हैं। जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो कंटिन्यूस क्लोज लूप नहीं बनाती। वो कंटिन्यूस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती? क्योंकि चार फील्ड लाइंस जो हैं वो चार्ज के अंदर एंटर नहीं करती, कंडक्टर के बाहर रहती हैं, कंडक्टर के इनसाइड नहीं होती हैं। तो चार्ज आइसोलेटेड चार्ज पॉसिबल है, और आइसोलेटेड चार्ज पॉसिबल है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पॉसिबल है। लेकिन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी एक इनक्लोज्ड आप सरफेस अगर लेंगे, क्लोज सरफेस लेंगे, तो उसमें दोनों पोल एक साथ आएंगे, और दोनों पोल जो आएंगे तो उनकी पोलैरिटी तो अलग अलग हो गई, यानी एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, तो सम टोटल क्या मिलेगा आपको? 0। तो नेट जो है फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट जो है वहाँ पर आपको 0 मिल जाएगी, जबकि यहाँ ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये कंटिन्यूटी प्रूव कर रहा है दैट दे मेक कंटिन्यूस लूप, बल्कि यहाँ ये प्रूव कर रहा है कि ये कंटिन्यूस लूप नहीं बनाते हैं। एंड फोर्थ इक्वेशन जो है वो फैराडे लॉ है। ये लॉ भी हमने पढ़ा है और पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है, तो स्टेटमेंट देने का आई थिंक दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। लेट अस नाउ प्रूव द कंटिन्यूटी ऑफ द करंट इन द कैपेसिटर सर्किट। सो अब हमने कैपेसिटर दोबारा लिया और हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या अब मॉडिफाइड होने के बाद एम्पियर सर्कुलर लॉ वैलिड हो गया है या नहीं हो गया। तो हमें पता है कि दोनों लूप्स में अलग अलग करंट है। बिटवीन द प्लेट्स जो करंट फ्लो कर रहा था उसको हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और बाहर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कह रहे हैं कंडक्शन करंट। लेकिन इंडिविजुअली तो चाहे ये कंटिन्यूस हों या ना हो, लेकिन इन दोनों का सम जो है थ्रू आउट द सर्किट कंटिन्यूस रहना चाहिए। या तो वहाँ पर कंडक्शन करंट प्रेजेंट होनी चाहिए या फिर वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि आई डी आपका वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सम टोटल करंट क्या होता है, आई सी प्लस आई डी विच इज़ इक्वल टू आई सी, एंड आई डी का रिलेशनशिप हमने अभी पिछले पार्ट में डराइव किया है, तो दैट इज़ इक्वल टू आई ऑफ डी, ई नॉट डी फाई बाई डी टी को हम आई डी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं दोनों लूप्स के अंदर फॉर लूप 1 एंड फॉर लूप 2 की दोनों के अंदर वेरिएशन जो आ रहा है उसके लिए क्या अब ये दोनों इक्वेशंस वैलिड हैं। तो पहले लेते हैं लूप 1 फॉर लूप 1 L1 की बात कर लेते हैं, इस लूप की बात करते हैं। अब इस लूप के अंदर कोई फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नहीं बदल रही है। यहाँ पे फील्ड कहाँ, चार्जिंग कहाँ हो रही है, कैपेसिटर पर, और उसकी वजह से कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस जो वेरिएशन आ रहा था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो वहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ नहीं। यहाँ तो करंट की वजह से करंट आ रहा है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं फॉर लूप 1 के लिए कि डी फाई इज़ 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएशन जो था वो नहीं था, इस वजह से क्या बचा आपके पास, सिर्फ कंडक्शन करंट, और आई डी के अंदर आपके पास सिर्फ आई सी बचेगा, क्योंकि आई डी तो 0 हो चुका है। एंड करंट को हम बोलते हैं डी क्यू बाई डी ऑफ टी। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर लूप 2 की बात कर लेते हैं, इस वाले लूप की बात करते हैं। इस वाले लूप में कोई वायर नहीं है, तो आई सी 0 हो जाना चाहिए, यानी करंट, कंडक्शन वाला करंट जो है वो एक्ट नहीं करेगा। लेकिन आई डी होना चाहिए, और वो किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, क्योंकि अब तो फ्लक्स वेरिएशन हो रहा है। लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आई डी क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट एन डी ई ए बोल सकते हैं बाई डी ऑफ टी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं डी बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और इनटू में ये वाला ए तो था ही। दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट, क्यू एंड एप्सिलॉन नॉट विल बी कैंसिल आउट, एंड यू आर लेफ्ट विद अगेन डी क्यू बाई डी टी विच इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। दैट मीन्स अगर आप इक्वेशन 1 को देखें, आई सी प्लस आई डी का सम टोटल कितना था, डी क्यू बाई डी टी, और इक्वेशन 2 में भी देखें तो आई सी प्लस आई डी का सम टोटल अभी भी आपका डी क्यू बाई डी टी ही आ रहा है, क्योंकि आई सी तो 0 हो गया और आपके पास सिर्फ बचेगा आई डी विच इज़ डी क्यू बाई डी टी। दैट प्रूव्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द करंट नाउ। सो यहाँ से आपकी कंसिस्टेंसी प्रूव हो रही है कि इक्वेशन क्या है, अब कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस करंट इन सर्किट मिल रही है अब हमें। सो हैंस प्रूव की कंटिन्यूटी अब लूप 1 और लूप 2 के अंदर एग्जिस्ट कर रही है।
सो अब हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, और ये एग्जाम्पल नंबर है 8.1। इनफैक्ट जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट करंट का, उसको ये और थोड़े बेहतर तरीके से आपको समझा पाएगा। सो क्वेश्चन कहता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 1 मीटर। सो जो भी इसमें गिवन पार्ट्स थे वो मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिए हैं। तो रेडियस आपको गिवन है 1 मीटर, हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 नैनोफेराड, तो कैपेसिटेंस भी हमने लिख दिया है। एट टाइम t0 इट इज़ कनेक्टेड फॉर चार्जिंग इन सीरीज विद अ रेसिस्टर ऑफ 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम के रेसिस्टर से हमने कनेक्ट कर दिया जब टाइम t0 था। कितना वोल्ट बैटरी था? 2 वोल्ट बैटरी था। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी ऑफ द प्लेट। पेरिफेरी और सेंटर के बीच में, इन दोनों प्लेट्स का सेंटर क्या है? ये O और आउटर पेरिफेरी जो था उसके बिल्कुल मिड में, वो बोल रहा है हाफ वे, तो उसके हाफ वे में, तो उसका हाफ पॉइंट इन्होंने बताया है। कौन सा वो पॉइंट है? वो पॉइंट है P। तो P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो मेन हमें क्या निकालना है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। लेकिन और भी गिवन है, कब निकालना है? आफ्टर टाइम t इक्वल टू -3 सेकेंड। तो जब आपके पास टाइम t, मैं लिखा नहीं यहाँ पे, तो टाइम कब के लिए निकालनी? जब 10⁻³ सेकेंड टाइम हो जाए, तब हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पॉइंट P पे, वो हमें बताना है। आगे दे रहा है द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज एट टाइम t इज इक्वल टू Q, दैट इज CV1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -t/2। तो यही मैंने एक्सप्रेशन जो इन्होंने दी हुई है वही मैंने यहाँ पर लिख दी है। चार्ज जो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, वो कैसे वेरी कर रहा है? CV1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -t/2। अब यहाँ टॉ क्या है? टॉ को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो या कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हो तो उसमें एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगता है, लेकिन कंप्लीटली चार्ज करने के लिए नहीं। हम बोलते हैं इफ़ वी वांट टू चार्ज इट टू अ 63% देन द टाइम रिक्वायर्ड विल बी कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। तो उस टाइम को हम कहते हैं CR की प्रोडक्ट के फॉर्म में बोला जाता है और टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज़ द सिंबल टॉ और CR, यानी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये रहा। मैंने टाइम कांस्टेंट यहाँ लिखा हुआ है दैट टॉ इज़ द टाइम कांस्टेंट विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ R यानी रेसिस्टेंस एंड C मीन्स कैपेसिटर। इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो आपको टाइम कांस्टेंट मिलेगा। और ये टाइम कितना है? जब तक कि हम 63%, लगभग 63% तक कैपेसिटर चार्ज ना करें, उसमें जो ड्यूरेशन लगा उसको हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। सेम ऐसे अगर आप डिस्चार्जिंग की बात करोगे तो आप कहोगे कि कितना डिस्चार्ज हो चुका है? 36% के आसपास डिस्चार्ज हो चुका है, तो वो जो टाइम लगा दैट इज़ योर टाइम कांस्टेंट अगेन। सो दोनों को हम डिफाइन कर सकते हैं, बट चार्ज को कैसे कहते हैं हम? कि चार्ज कैपेसिटर के अंदर जब चार्जिंग हो रही होती है तो कैपेसिटर में जो चार्ज है वो कॉन्स्टेंटली वेरी नहीं करता, या वो किसी डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होता, बल्कि वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता है। तो ये वही रिलेशन को जस्टिफाई, मतलब इन्होंने ऑलरेडी गिवन दे दिया। गिवन इसलिए दे दिया है क्योंकि हम ये टॉपिक अब नहीं पढ़ते हैं। पहले ये CBSE सिलेबस का पार्ट होता था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, लेकिन अब नहीं होता। तो अभी हम इसको नहीं पढ़ते, तो उन्होंने डायरेक्टली वो रिलेशन भी दे दिया है। इनफैक्ट उन्होंने टाइम कांस्टेंट भी समझा दिया है। तो टॉ इज़ अ टाइम कांस्टेंट विच इज़ अ कांस्टेंट, एक्चुअली नाम ही बता रहा है कांस्टेंट। तो ये नहीं वेरी कर रहा। वेरी क्या कर रहा है? इस पूरी इक्वेशन के अंदर C कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, सिर्फ टॉ भी कांस्टेंट है, सिर्फ आपका टाइम वेरी कर रहा है। ये जो टाइम फैक्टर है वो चेंज कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे और चार्ज जो है कैपेसिटर प्लेट्स पे आता जाएगा और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी कर रही है तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है पॉइंट P पे। इसी फिगर को मैंने यहाँ दोबारा बनाया है क्योंकि क्वेश्चन में तो उन्होंने शो किया है सर्कुलर प्लेट, मगर यहाँ फिगर में दिखा दिए हैं प्लेन सिंपल प्लेट्स की फॉर्म में। तो मैंने सर्कुलर प्लेट्स ही शो कर दी। और अब हमें ये कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, अलग 2 प्लेट्स जो हैं साइड में, हम इसके साथ कोई भी आप रेसिस्टर कनेक्ट कर दें, और यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज भी कनेक्ट किया, रेसिस्टर भी कनेक्ट किया। सपोज सर्किट अब ये था, तो हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट, उसको हम O कह दें, और मिड पॉइंट से भी कितना ऊपर? हाफ डिस्टेंस ऊपर आपको पॉइंट P मिला है। उस पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो हमें निकालनी है। हमें पता है कि बाय सर्किट एम्पियर सर्किटल लॉ अब वैलिड हो गया है, क्योंकि अब तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट भी हम ले आए। तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ जो था वो ये था। इसके मुताबिक कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट का सम टोटल B.dl होगा। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज लूप शुड बी कांस्टेंट, वो हमने बाहर निकाल लिया, लेकिन लेंथ वेरी कर रही है।
मतलब हम पहले स्मॉल लेंथ के लिए निकालेंगे, पर हमें तो टोटल लूप के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वो पूरे लूप के लिए हम उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो लेंथ का इंटीग्रेशन लेते हैं, दैट विल बी दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप। तो इस लूप की सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, 2πx। इस डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, ये भी मैं समझा देती हूँ कि जो बाहर वाली प्लेट थी, जो गिवन प्लेट्स थी कैपेसिटर की, उसका रेडियस आपको गिवन था 1 मीटर। ये 1 मीटर गिवन था, जिसे हमने स्मॉल आर कह दिया है। लेकिन जो छोटी वाला डिस्टेंस था, यानी कि पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस को मैंने माना है एक्स। और ये एक्चुअली आपकी बिगर रेडियस के, प्लेट की रेडियस का आधा होगा, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट में बोला है कि हाफ द वे, तो मिड वे चाहिए। तो हमें हाफ वे में डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ मीटर रह जाएगा। तो एम मास नहीं है यहाँ पे, एम मीटर है। तो कई बार ऐसे भी सिंबल सेम सेम आ जाता है, तो हम खुद ही हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एम्पियर्स लॉ लगाया है, पहले निकालेंगे स्मॉल लेंथ के लिए, बट फिर हमें टोटल के लिए चाहिए, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन होगा ओवर द लेंथ, यानी कि ओवर द सर्कमफ्रेंस। टोटल सर्कमफ्रेंस की वैल्यू पुट की है। अब जो डिस्प्लेसमेंट करंट था, उसका फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डी फाई बाई डी टी। फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द ई ए। लेकिन ए किसका एरिया, इसी का एरिया, क्योंकि आप विद इन दिस फ्लक्स वेरिएशन बता रहे हो ना कि इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए, तो इसके अंदर अंदर जो फील्ड वेरिएशन आया वो हमें देखना है। तो वो हमने एरिया ले लिया प्लेट का, स्मॉल एरिया, और वो भी कितना होता है। अब क्योंकि इसका पहले हमने सर्कमफ्रेंस लिया, अब हम इसका क्या ले रहे हैं, एरिया ले रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एंड पाई आर स्क्वायर, एरिया कांस्टेंट है तो हम बाहर ले आते हैं। आर नहीं, मैं एक्स बोल रही हूँ यहाँ पे इसके लेंथ रेडियस को। ये मैंने ओपी डिस्टेंस को मैंने एक्स बोल दिया था, इसीलिए मैंने यहाँ एक्स लिख लिया है। अब बचा आपके पास डी ई बाई डी टी। लेकिन हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बिटवीन द प्लेट्स एक रिलेशनशिप होता है, E इज़ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। और ये किसका एरिया होगा भाई, फील्ड कहाँ वेरी कर रही है, इस चार्ज आ रहा कहाँ, इस प्लेट के ऊपर। तो इस प्लेट की वजह से थ्रू आउट बिटवीन दी प्लेट्स, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में जो फील्ड वेरी होगी, दैट विल बी गिवन एज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। सो यहाँ जिस एरिया की बात होगी वो कौन सा है, प्लेट एरिया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लेट एरिया। सो अब इसको वापस पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर। तो अगर आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट था, म्यू नॉट था, पाई एक्स स्क्वायर था, एंड अब आपका ये एप्सिलॉन नॉट ए भी आप बाहर निकाल लीजिए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब एरिया बड़ी वाली प्लेट का, तो पाई इस बिगर प्लेट के एरिया को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो मैं इसे आर कह देती हूँ। दिस इज पाई आर स्क्वायर, और अंदर बच जाएगा डी क्यू बाई डी टी। मेनली मुझे चार्ज वेरिएशन ही दिखाना था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन आ रहा है बिकॉज ऑफ द वेरिंग चार्ज की वजह से आया है। तो अब यहाँ जो कॉमन है कैंसिल आउट हो सकता है, काट देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। इधर भी मैग्नेटिक फील्ड इंटू 2 एक्स आ रहा था, यही मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, तो ये भी चेंज हो रहा है, एक्स से कैंसिल हो रहा है। सो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बच जाता है। लेकिन हम यहाँ चार्ज की एक्सप्रेशन पुट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो लाएंगे, लेकिन चार्ज की एक्सप्रेशन क्या थी, CV1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी बाई टॉ। तो ये भी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास। अब ये मैं 2 पाई को नीचे ले आती हूँ, यहाँ पे म्यू नॉट इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। एंड डिफ्रेंसिएशन लेना है हमने चार्ज का, विच इज़ इक्वल टू CV1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई टॉ। ये रिलेशन आ गया, हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। म्यू नॉट बाई 2 पाई एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एज इट इज़ रखें। CV का अगर 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दैट विल बी 0। अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा -1 बाई टॉ, क्योंकि t वेरिएबल है तो t का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, तो जो कांस्टेंट है वो आगे मल्टीपल में आ गया। इनटू एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन वो तो एज इट इज़ ही रहता है, तो t बाय टॉ ही रहेगा एज इट इज़, लेकिन वो माइनस सिंबल के साथ है तो माइनस हम रखेंगे। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, लेकिन ये जो प्रोडक्ट आपका CV हो रहा था तो ये CV कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अब वो प्रोडक्ट किसके साथ हो गया, एक्सपोनेंशियल के साथ, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तो हम रखेंगे। ये माइनस है, ये माइनस है, दिस विल बी प्लस। एंड अब जो भी वैल्यूज़ हम इसमें प्लेस कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशंस वो हम पुट करते हैं। अच्छा ओके, मैंने यहाँ स्क्वायर काट दिया था, तो ये स्क्वायर अब यहाँ नहीं है, दिस इज़ नॉट देयर, ये पहले कट हो चुका है तो मैं बार बार लिख रही थी इसको, ये नहीं है। तो अब पुट करें वैल्यू, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 2 एज इट इज़, पाई एज इट इज़। हम कैंसिल करेंगे, जो भी कॉमन आ रहे हैं हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो कैंसिल करेंगे। एक्स की वैल्यू हो गई हाफ,
आर की वैल्यू गिवन है हमें 1 और उसका स्क्वायर करना है तो इट विल रिमेन 1। टॉ का वैल्यू एक्सप्रेशन जो है वो हम देख लेते हैं। जो टॉ होता है वो रिलैक्सेशन कांस्टेंट है, आर और सी के प्रोडक्ट से मिलेगा। तो आर है आर आपके पास मेगा है 10⁻6 और ये है आपकी वैल्यू 10⁻9 आपको वैल्यू दे रही है। -9 नैनो में बोला है 10⁻9 वैल्यू का, -9 एंड 10⁻6 दोनों को मेगा इज प्लस पावर, दिस इज माइनस। तो आपके पास सिर्फ बचेगा टाइम कांस्टेंट 10⁻³ सेकेंड। तो हम यहाँ पर यही वैल्यू प्लेस करेंगे इधर टॉ की जगह पर। तो 10 आपके पास आ जाती है -3 वैल्यू। अब ये माइनस हमें लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माइनस और माइनस में प्लस ले चुकी हूँ, तो आई विल कीप इट ए प्लस। एंड टाइम किस टाइम पे हमें निकालने के लिए बोला था, वो भी आपको 10⁻³ बोला है और टॉ तो आपका आ ही रहा है 10⁻³ एंड अगेन सी और वी को मल्टीप्लाई कीजिए। तो सी की वैल्यू हमें दे रखी थी ऊपर नैनो में दे रखी है और पोटेंशियल 2 दे रखा है, तो 2 × 10⁻⁹। तो सी तो आ गया 10⁻⁹ और पोटेंशियल आपको 2 दिया हुआ है, तो सी भी मैंने दोनों की वैल्यू पे पुट कर दी। आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरीथिंग ये कैंसिल हो जाता है। सिर्फ एक चीज़ आपके पास, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आ रही हूँ, μ0 जब कैंसिल करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज़ बचेंगी, μ0 पाई तो ऊपर कैंसिल हो गया हमारे पास और ये भी 2 भी कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ μ0 की एक्सप्रेशंस में आ रहा है एंड ये हाफ भी आपका कैंसिल हो रहा है, ये वाला सारा ये पोर्शन सब कैंसिल हो गया, तो μ0 भी नहीं रहेगा। आप तो μ0 की वैल्यू पुट कर चुके हैं हम यहाँ पर सब कुछ, तो दिस विल बी 2/ओनली 2 बचेगा हमारे पास, ये वाला 2 एंड 2.718 जो है वो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है। ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, कहीं कैलकुलेशंस में यूज़ हो जाए तो। वो क्यों आई है डिनोमिनेटर में, क्योंकि जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 10⁻⁻1 बचेगा, -1 मतलब डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो 1/e लिखना पड़ा और 1/e को मैंने सिंपली ये पुट कर दिया। बाकी यहाँ 10⁻⁷ बच रहा है और इधर आपकी वैल्यू 10⁻⁹ ये थी, ये ऊपर जाएगा प्लस होगा, तो यहाँ -6 बचेगा, तो विच विल गिव यू -13। तो टोटल वैल्यू आपके पास -13 आ जाएगी और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 0.74 × 10⁻⁻13 टेस्ला। तो ये आंसर आ जाता है आपका आफ्टर कैलकुलेशन। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये एक्सपोनेंशियल इसको सॉल्व करके, इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करके आपके पास आया था एक्सपोनेंशियल -1, जिसको मैंने 1/e लिखा और e की वैल्यू दिस होती है, तो ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी है। डिवाइड करेंगे तो 73 समथिंग आता है, तो जो अप्रॉक्स करके आप 7.74 लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द आंसर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे कुछ और पोर्शन, लेकिन अब प्रॉपरली शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।